स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक में आज हम लोग तीसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं, खंड 3। इसमें आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास कोशिश करेंगे फटाफट इसको भी आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। जो एंशियंट हिस्ट्री और मेडुअल है वो दोनों कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट विजिट करें, मैंने इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, प्राचीन भारत की और मध्यकालीन भारत की, दृष्टि क्विक बुक नाम से। और हाँ, अगर आपको ये बुक के अलावा भी पढ़ना है तो मैंने आधुनिक भारत का इतिहास और इतिहास के और भी जो चैप्टर हैं वो अलग से ऑन वाइट बोर्ड पढ़ाया हुआ है, तो एज ए क्लास आप उसको भी वहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। आज से हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री में दिया है चैप्टर वो है 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। तो हम लोग इसकी समरी देखते हैं। जो लोग नए हैं वो जान लें कि जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं मैं उन्हीं को हाईलाइट करता हूँ, इम्पॉर्टेंट हैं, और उनको अंडरलाइन भी कर रखा है। जो बहुत ज़्यादा आपकी एक ही नज़र में देखने लायक हो तो वो आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। तो हम लोग इनको एक्सप्लेन करेंगे और इसका पर्पज़ ये है कि आप एग्ज़ाम के पहले अपना ये एक रिवीजन है, बहुत कम समय में पूरी बुक का कर सकते हैं। तो आप काम करते हुए भी अगर केवल सुनते भी रहेंगे तो भी आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो हम लोग आज इसमें जो कई राज्य दिए गए हैं तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हैदराबाद, बंगाल, और उसके बाद अवध, मैसूर और केरल। तो इनको हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो बचता है सिख और मराठा, तो सिख और मराठा को हम लोग अपने अगले वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट भी हल कर लेंगे जिससे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर है 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो मुग़ल काल है वो चलता तो है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती है जो मुग़ल काल के दौरान थी, यानी कि केंद्रीय सत्ता का धीरे धीरे पतन होने लगता है। मोहम्मद शाह के समय में देखेंगे कई राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं और कई राज्य स्वतंत्र अस्तित्व में आते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ डिस्कस किया गया है, सबसे पहले हैदराबाद को। हैदराबाद का जो स्वतंत्र राज्य था इसको कहा जाता था आसफ जाही वंश। तो इसके संस्थापक थे निज़ामुल मुल्क, इनका सही नाम था चिनकिलिज खां। तो ये तुरानी गुट के थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि जब सैयद बंधुओं का पतन हुआ था तो उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कौन थे निज़ामुल मुल्क? तो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह थे, आपने पढ़ा होगा उत्तर मुग़ल काल में। उनके द्वारा दक्कन में इनको सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो बाद में इन्होंने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और 1724 में एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना करते हैं। एक यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इन्होंने कभी भी अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा नहीं की, लेकिन व्यवहार जो है इनका एक स्वतंत्र शासक के रूप में ही रहा। तो कार्य वगैरह अपना एक स्वतंत्र शासक की तरीके से किया, लेकिन कभी खुलेआम घोषणा नहीं की, जिससे कि इनके ऊपर कभी मुग़ल सत्ता या किसी का और दूसरे का प्रकोप ना आ सके। निज़ामुल मुल्क जो है वो हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाते हैं। एक हिंदू पूरन चंद को इन्होंने अपना दीवान नियुक्त किया था। दक्कन में इन्होंने जागीरदारी प्रथा को अपनाया और राजस्व व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करने का प्रयास किया। एक प्रमुख युद्ध जो अभी इसके पहले हमने वो पढ़ा था 1724 में सकूर खेड़ा का युद्ध। तो इसमें निज़ामुल मुल्क ने मुग़ल सूबेदार मुबारिज़ खां को पराजित किया था। और उसके बाद मुग़ल बादशाह ने निज़ामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था और आसफ जाह की उपाधि प्रदान की थी। 1748 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हैदराबाद जो है उसमें आंतरिक संघर्ष चलने लगता है। तो आप जो अभी बाद में पढ़ेंगे अंग्रेज़ों की विजय भारत, तो उसमें आप देखेंगे किस प्रकार जो है इन क्षेत्रों का जो है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की कूटनीति के शिकार बन जाते हैं। कर्नाटक एक क्षेत्र था। तो कर्नाटक जो है मुग़ल दक्कन का एक सूबा था और इसका जो नायब होता था उसको कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, नायब सूबेदार को। तो दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र होकर के सादतुल्ला खां ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया था। और बाद में आप देखेंगे कि सादतुल्ला खां के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर कर्नाटक की भी स्थिति बिगड़ी और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध में आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में जो उनका राजनीतिक हस्तक्षेप था यहाँ पर खूब होगा। और आगे इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इस बुक में दिया गया है कि किस प्रकार से लास्ट में कर्नाटक के जो नवाब मोहम्मद अली होते हैं और उनके उत्तराधिकारी, उन पर ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलिज़ली ने षड्यंत्र रच करके पत्राचार का आरोप लगाकर राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था। बंगाल को देखें तो अगर इसकी स्वतंत्र सत्ता बनाने का जो श्रेय है तो वो जाता है मुर्शिद कुली खां को। ये मुर्शिद कुली खां, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए इनकी नियुक्ति पहले होती है दीवान के पद पर। तो 1700 में औरंगजेब मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त करते हैं। ठीक है।
तो उस समय सूबेदार कौन था? तो उस समय सूबेदार थे अजीमुस्सान। लेकिन अजीमुस्सान जो था वो हमेशा अक्सर कर काम से दिल्ली में रहा करता था, दिल्ली दरबार में। तो ये रहते थे बंगाल में। तो मुर्शिद कुली खां के पास वास्तविक शक्ति वहाँ की हुआ करती थी। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद जब फर्रुखसियर शासक बनते हैं तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 में मुर्शिद कुली खां को ही बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो दो बातें हैं यहाँ, बंगाल का दीवान नियुक्त करते हैं औरंगजेब और बंगाल का सूबेदार नियुक्त करते हैं फर्रुखसियर। ठीक है, दोनों का समय भी याद रखेंगे। तो इन्होंने ही आगे चल कर के जब कमज़ोर स्थिति हो गई मुगल साम्राज्य की तो उन्होंने स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। जो मुर्शिद कुली खां हैं इनके शासनकाल में 3 विद्रोह होते हैं। पहला होता है सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद के द्वारा। दूसरा होता है सुजात खां के नेतृत्व में और तीसरा होता है नजात खां के विद्रोह नेतृत्व में। इनके प्रमुख कार्यों को देखें तो मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी चेंज की। ढाका के स्थान पर इन्होंने जो राजधानी बनाई वो बनाया मुर्शिदाबाद को। तो ढाका से मुर्शिदाबाद किसने राजधानी स्थानांतरित की? मुर्शिद कुली खां। इसने प्रशासनिक सुधार व्यवस्था भी की। जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा था उसको खालसा भूमि परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि कौन सी होती थी? जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहती थी। और इसने जो राजस्व वसूली की जाती थी उसके लिए ठेके की भू राजस्व व्यवस्था तैयार की, मतलब लागू किया, जिसे कहा गया इजारेदारी व्यवस्था। और जो गरीब किसान थे उनको विकास और बाकी कामों के लिए कुछ सक्षम बनाने के लिए तकावी ऋण भी इसने प्रदान किया। तो इसने प्रशासनिक सुधार भी किए। लेकिन जब इनकी 1727 से मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बनते हैं इनके दामाद जो होते हैं सुजाउद्दीन, और उसके बाद उनका बेटा सरफराज खां बंगाल का नवाब बनता है। तो थोड़ा इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो मुर्शिद कुली खां के बाद आप देखेंगे तो सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां। सरफराज खां के समय ही होता क्या है कि बिहार के एक नायब सूबेदार होते हैं अलीवर्दी खां। यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार के नायब होते हैं ये सूबेदार अलीवर्दी खां। ये एक होता है गिरिया का युद्ध। तो कहीं घेरिया का युद्ध है, कहीं गिरिया का युद्ध है। तो गिरिया के युद्ध में इन्होंने क्या किया? सरफराज खां को हरा करके बंगाल के नवाब का पद जो है हस्तगत कर लिया। अब इस युद्ध से कहीं मुगल सम्राट नाराज़ ना हो जाएं तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए का नजराना भेज दिया। लेकिन इसके बाद फिर कभी नजराना नहीं दिया और अपने पद की स्वीकृति प्राप्त कर ली। तो आप देखेंगे कि अब ये जो अगली सत्ता आएगी वो किसके पास आ जाएगी? तो वो आ जाएगी अलीवर्दी खां के पास। तो अलीवर्दी खां अब चूँकि मराठे भी उस समय बहुत आक्रामक थे तो इसने वहाँ भी चालाकी दिखाई। अलीवर्दी खां ने रघुजी से 1751 में उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में निश्चित धनराशि लेकर मराठों से संधि कर ली। तो इसने अपने साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने की कोशिश की और ये बहुत ही दूरदर्शी भी था क्योंकि इसने अपने क्षेत्र में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को कभी भी जो क्रमशः अंग्रेज़ों को कलकत्ता में, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में किलेबंदी की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो जानता था कि ये जो रूपी हैं वो मधुमक्खी के समान हैं। यदि उनको न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, किंतु छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। तो ये अलीवर्दी खां का स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपने दौहित्र सिराजुद्दौला को समझाया था कि इन यूरोपियों को मधुमक्खियों की तरह मानना। तो उन्होंने ये कहा जाता है कि यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा किसने दी? तो अलीवर्दी खां ने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो अलीवर्दी खां के बाद जो आते हैं तो उनके दौहित्र होते हैं। दौहित्र का मतलब पुत्री का पुत्र। तो सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं 1756 में। अब जब ये बनते हैं तो चूँकि उनकी और भी लड़कियाँ थीं, उनके भी पुत्र थे, तो वो नवाब क्यों ना बने, इसके लिए आपस में ही इनमें विवाद हो जाता है। तो आप देखेंगे जो इनकी सिराजुद्दौला की मौसी है यानी कि अलीवर्दी खां की जो दूसरी बेटी है ढाका में घसीटी बेगम और पूर्णिया में नवाब शौकत जंग है, ये दोनों पहले से ही इसका विरोध कर रहे होते हैं। तो जब पारिवारिक विरोध हो जाएगा तो अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की और होता है कि इनके सेना में फूट डाल दी जाती है और इसमें सबसे बड़ा जो द्रोही निकलता है वो इनका सेना नायक ही होता है मीर जाफ़र। तो अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया। प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी के युद्ध में जो मीर जाफ़र है और भी कई लोग थे जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आधुनिक काल में, तो हम लोग यहाँ पे उसको बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो ये प्लासी का युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध में ये पराजित होते हैं। एक घटना और सिराजुद्दौला के समय घटित होती है जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है 20 जून 1756 को। तो ये है ब्लैक होल की घटना। तो ये तथाकथित एक कहानी है जो विलियम हाल्वेन ने रची थी। उसका कहना था कि नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया जिसमें महज 23 अंग्रेज़ी जिंदा बच पाए। तो बड़ा बहुत छोटा से की कोठरी में इतने अंग्रेज़ों को बंद करना एक कहानी ही लगती है, लेकिन हाल्वेन ने इसको प्रचारित किया जिससे कि लगे कि सिराजुद्दौला जो है निरंकुश है और उसको हटाया जा सके।
तो जो ये प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, इसमें इसके बाद चूँकि इनकी पराजय हो जाती है सिराजुद्दौला की, और एक माना जाता है कि एक ऐसा युद्ध जो लड़ा ही नहीं गया क्योंकि ये षड्यंत्र से जीता गया इसको। तो इसमें अंग्रेज़ों ने भी चालाकी दिखाई कि कब्जा तो नहीं किया सिराजुद्दौला के बाद में, मतलब कोई अंग्रेज़ गवर्नर नहीं आ गया सीधे। उन्होंने क्या किया, जो मीर जाफ़र इनका सेनाधिकारी था, सेनानायक, उसी को ही कठपुतली नवाब बना दिया ताकि उससे मनचाहे जो अपने फरमान हैं वो लिए जा सकें। इसीलिए इतिहासकारों ने मीर जाफ़र को क्लाइव के गीदड़ की पदवी दी है, क्लाइव के गीदड़ की पदवी। अब इसके बाद देखेंगे तो जब वो कुछ दिन तक उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है तब तक तो वो रहता है, लेकिन बाद में उसको हटा करके ये अंग्रेज़ मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। तो मीर कासिम का जो समय देखेंगे 1760 से 63 का, तो जब मीर कासिम आते हैं तो वो थोड़ा अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है। मीर कासिम ने क्या किया, सबसे पहले तो राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करता है। तो देखेंगे मुर्शिद कुली खां के बाद जो है, जिसने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी, अब ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित होती है। तो राजधानी का क्रम भी याद रखेंगे। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी बदली और एक प्रमुख काम किया कि मुंगेर में ही जो उसने राजधानी बनाई थी वहाँ पर तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया। तो अंग्रेज़ों को ये बात पच नहीं रही थी क्योंकि वो तो यहाँ कठपुतली नवाब चाहते थे और ये तो पूरा स्थायित्व बना रहा था। तो उन्होंने फिर से इनको अपदस्थ कर दिया और फिर से वापस मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। तो अब देखिए, जब मीर कासिम जो है वहाँ पदस्थ हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, चूँकि ये योग्य था तो वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। तो वो जाता है, वो एक संघ बनाता है, किसके किसके साथ में, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में एक संयुक्त सेना वो गठित करता है। तो तीनों मिलकर के लड़ते हैं, जो युद्ध का नाम होता है 22 अक्टूबर 1764। तो ऐतिहासिक युद्ध भारत का, बक्सर का युद्ध। तो इसमें तीनों युद्ध करते हैं, लेकिन होता क्या है कि संयुक्त सेना पराजित हो जाती है। इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व होते हैं वो हेक्टर मुनरो कर रहे होते हैं और अंग्रेज़ों ने अब बलपूर्वक इसमें विजय पाई और इसी ने ये निश्चित कर दिया कि अब भारत पर मुग़लों की सत्ता नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की सत्ता होगी। तो जो बक्सर का युद्ध है ये निर्णायक युद्ध साबित होता है और यहीं से आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सीधे सीधे वो चालाकी दिखाते हैं, सत्ता खुद नहीं हथियाते हैं। वो क्या करते हैं कि वहीं के नवाब कठपुतली बनाए रखते हैं और एक संधि करते हैं बक्सर के युद्ध के बाद। इलाहाबाद की 2 संधियाँ हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि। तो इसको भी हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया, अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। तो इसके द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। तो जैसे कि हमने आपसे कहा कि बंगाल के नवाब का क्रम भी मिलता है, पूछा जाता है। तो क्रम यहाँ पर एक इनबॉक्स किया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्थापना कौन करते हैं, मुर्शिद कुली खां। फिर उसके बाद आते हैं उनके दामाद शुजाउद्दीन, उसके बाद आते हैं उनके पुत्र सरफराज खां। और जो बिहार के नायब सूबेदार होते हैं अलीवर्दी खां, तो वो इनकी हत्या कर देते हैं, मतलब पराजित कर देते हैं गिरिया के युद्ध में और अलीवर्दी खां आ जाते हैं। उसके बाद इनका दौहित्र होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में परास्त होता है, कठपुतली नवाब बनता है क्लाइव का गीदड़। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ हटाते हैं, मीर कासिम को बनाते हैं, वो सेना का संगठन करता है और मुंगेर स्थानांतरित कर देता है राजधानी। तो अंग्रेज़ नाराज़ हो जाते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रहे होते हैं। तो दूसरी बार फिर से मीर जाफ़र को बना दिया जाता है और आप देखेंगे कि जब ये इलाहाबाद की संधि हो जाती है तो फिर से वो कठपुतली नवाब बनाते हैं नजमुद्दौला को और सैफुद्दौला को। बाद में फिर तो वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन चल ही जाता है। तो क्रम यहाँ पर एक दिया हुआ है। थोड़ा सा इनका कार्यकाल भी आप कोशिश करेंगे, अगर इसको एक सेट बनाएंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। तो ये रहा आपका बंगाल का, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं। अब इसके बाद चूँकि जो अवध है ये हमेशा से केंद्र में रहा सत्ता के, तो इसको देखते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अवध का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवध का जो स्वायत्त राज्य था उसके संस्थापक थे सआदत खां। इनका नाम मिलता है बुरहानुल मुल्क। सआदत खां, बुरहानुल मुल्क। दरअसल ये बुरहानुल मुल्क जो है इनकी उपाधि थी, ये उपाधि इनको मोहम्मद शाह ने दी थी। ठीक है। तो 1722 में इनको अवध का सूबेदार बनाया गया और बाद में उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इनकी सबसे प्रमुख बात यह है कि सआदत खां ने 1723 में एक रेवेन्यू सेटलमेंट, नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया और ऐसा माना जाता है कि उचित भू लगान लगा करके जो बड़े जमींदार थे उनके जुल्मों से किसानों को बचाया, यानी कि उनकी किसानों की हालत को इसने सुधारने की कोशिश की। तो मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह जो थे ने सआदत खां को 7000 का मनसब दिया था और जो उपाधि मैंने आपको बताई बुरहानुल मुल्क की उपाधि इनको प्रदान की। सबसे प्रमुख इनके जीवन काल में ये होता है कि आप जानते हैं कि 1739 में ही मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह आक्रमण करता है। तो उनसे मदद के लिए सआदत खां को दिल्ली बुलाया जाता है और इस युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका भतीजा दामाद होता है सफदरजंग, इसका नाम था अबुल मंसूर खां। तो ये अवध का नवाब बनता है। तो आप देखेंगे कि जो इनके समय में, सफदरजंग के समय में जो लखनवी तहजीब की बात की जाती है वो इन्हीं के समय में विकसित हुई।
फिर 1748 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह से इन्होंने वज़ीर का पद प्राप्त किया और सफदरजंग को नवाब वज़ीर के भी नाम से जाने लगा। तो अक्सर कर आपको देखेंगे कि सफदरजंग नाम या अबुल मंसूर खां ना लिख करके केवल नवाब वज़ीर ही लिख दिया जाता है। तो नवाब वज़ीर का मतलब सफदरजंग से याद रखेंगे। इनको नवाब वज़ीर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये वज़ीर का पद इन्होंने प्राप्त किया था और इसके साथ ही उनको इलाहाबाद का भी प्रांत मिल गया था। 1754 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बनते हैं शुजाउद्दौला। तो क्रम भी थोड़ा सा याद रखेंगे। और जो शुजाउद्दौला थे इन्होंने ही मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो अली गौहर थे उनको शरण दी थी। ठीक है, शुजाउद्दौला। और इन्हीं को आप देखेंगे जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, तो जब अहमद शाह अब्दाली आए थे, मराठों के साथ युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला की दो प्रमुख बातें हैं। तो एक तो इन्होंने शाह आलम द्वितीय मुग़ल जो बादशाह थे उनको शरण दी थी अली गौहर को, और दूसरा ये था कि पानीपत के तृतीय युद्ध में इन्होंने विदेशी यानी कि अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। ठीक है। और जो यही शुजाउद्दौला हैं, जब बक्सर का युद्ध होता है तो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक संघ बनाते हैं, तो इन्होंने बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम थे उनका साथ दिया था शुजाउद्दौला ने। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बक्सर के युद्ध में इन्होंने प्रतिभाग किया था। शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद जो अगले नवाब होते हैं वो होते हैं आसफुद्दौला, और इसके बाद जो इनके सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि आसफुद्दौला जो राजधानी परिवर्तन है, जो वर्तमान में लखनऊ राजधानी है, वो यही बनाते हैं। तो राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर देते हैं। लखनऊ में इन्होंने एक बड़ा इमामबाड़ा भी बनवाया जो कि लखनऊ में बना हुआ है। जो अंतिम नवाब होते हैं अवध के, वो होते हैं वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह देखेंगे तो ये इसके बाद इन्हीं के कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की एक रिपोर्ट थी, सरकारी रिपोर्ट, जिसके आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके 1856 में इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ये रहा अवध का एक छोटा सा इतिहास, यहाँ बुक में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद देखते हैं मैसूर को। मैसूर से संबंधित बात यह है कि तालीकोटा के युद्ध में आपने देखा कि विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इस प्रकार से एक संगठित राज्य समाप्त हो गया। बाद में वाडियार वंश का शासन आता है। इसमें वास्तविक जो बागडोर होती है चिक्का कृष्णराज के समय में नंदराज और देवराज के हाथ में। तो इन्हीं नंदराज की जगह पर आते हैं हैदर अली। तो हैदर अली दरअसल जो होते हैं इनका जन्म मैसूर में ही होता है और वो पहले एक सामान्य सैनिक के रूप में थे, लेकिन अपनी योग्यता से सेनापति के पद पर पहुँचे। तो 1755 में इनका एक प्रमुख कार्य जो है फौजदार के ही रूप में था। इन्होंने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। फिर 1761 में इन्होंने क्या किया, जो नंदराज थे उनको हटा करके सत्ता हथिया ली और उसके पश्चात जो वेदनूर के राजा हैं उनकी मृत्यु पर हैदर अली ने वहाँ कब्जा करके उपशासक नियुक्त किया। तो आरंभ से ही इनका जो आप देखेंगे तो मराठा सरदारों और निजाम अंग्रेज़ों के साथ इनका युद्ध चलता रहा। हैदर अली का जो कर्नाटक युद्ध है उसमें भी हम लोग देखेंगे। तो इनके कई युद्ध होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें तो उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया, जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई, तोपखाने वगैरह का निर्माण किया और कालीकट पर जब इन्होंने विजय प्राप्त किया तो मालाबार तट पर पहली बार हैदर अली ने अत्यधिक भूमि पर कर लगाया, जहाँ नायरों से उसका संघर्ष हुआ। इसके बाद टीपू सुल्तान आते हैं। तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है आप उसमें देखेंगे कि बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है और मैंने पढ़ाया भी है और आगे इस बुक में भी आएगा, तो अभी उसको यहाँ भी आगे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देखते हैं केरल। तो केरल में क्या था, तो प्रमुख 4 राज्य थे, कालीकट, चिरक्करल, कोचीन, त्रावणकोर। तो ये 18वीं सदी की बात है। सबसे महत्वपूर्ण 2 शासक यहाँ मिलते हैं। एक का नाम था राजा मार्तंड वर्मा और दूसरे थे कार्तिक तिरुनल राम वर्मा। तो राजा मार्तंड वर्मा को देख लेते हैं। तो त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। इन्होंने डचों को हरा करके केरल में राजनीतिक सत्ता उनकी समाप्त कर दी और मार्तंड वर्मा ऐसे थे कि जिन्होंने यूरोपीय मॉडल के आधार पर अपनी सेना का संगठन किया, आधुनिक शस्त्र वगैरह दिए, सैनिकों का प्रयोग वगैरह जो था यूरोपीय आधार पर किया और अपने राज्य में विस्तार किया। मार्तंड वर्मा थे, इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण कराया, विदेशी व्यापार को भी बढ़ाने का प्रयास किया। इनके उत्तराधिकारी भी योग्य होते हैं और उनका नाम होता है कार्तिक तिरुनल राम वर्मा। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रसिद्ध विद्वान थे, कवि थे, संगीतज्ञ थे, अभिनेता थे और अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत भी करते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन थे ये। और जो लंदन, कलकत्ता, मद्रास से अखबार निकलते थे उन पत्र पत्रिकाओं को भी ये नियमित रूप से पढ़ते थे। तो मलयालम साहित्य का काफ़ी विकास हुआ इनके समय में। जो संस्कृत है, संस्कृत के विद्वानों का प्रमुख केंद्र बना त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम। एक छोटा सा यहाँ इन्फो बॉक्स दिया गया है। जो स्वतंत्र राज्य बने हैं उनके संस्थापकों का नाम है, तो हमने पढ़ा भी है, एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। हैदराबाद के हैं निज़ामुल मुल्क चिनकलिज खां, कर्नाटक के हैं सादतुल्ला खां, बंगाल के हैं मुर्शिद कुली खां, अवध के हैं सादत खां यानी कि बुरहान मुल्क,
और मैसूर के हैं हैदर अली, और केरल यानी कि त्रावणकोर के हैं मार्तंड वर्मा। तो हमने इनको पढ़ा भी, इनका यहाँ पर एक इन्फो बॉक्स शेयर भी किया गया है, जिसका आप एक स्क्रीनशॉट में लेके रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे जाट। तो जाट जो है वो खितहरों की एक जाति है, दिल्ली, आगरा, मथुरा के क्षेत्र में रहते हैं। इसमें दो प्रमुख नाम हैं, एक तो चूड़ामन बदन सिंह का है, दूसरा है सूरजमल का। तो जो भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना है वो चूड़ामन यानी कि चूड़ामन या बदन सिंह के द्वारा की गई। इसमें जो जाट नेता सूरजमल थे उन्हें जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है। और आप देखेंगे तो 1763 में सूरजमल की मृत्यु हो जाती है, तो जाट राज्य का पतन हो जाता है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो वो हम लोग उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ पर भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रोहेलखंड की बात करें तो रोहेलखंड की स्थापना जो है वो अली मोहम्मद खां द्वारा की गई। और इसकी जो राजधानी थी पहले थी आंवला बरेली, और बाद में इसकी राजधानी हो जाती है रामपुर। तो हिमालय का तराई वाला क्षेत्र है, गंगा तट से कुमाऊं की पहाड़ी तक काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ अवध, दिल्ली से इनका लगातार संघर्ष होता रहा। इसमें देखिए एक प्रमुख जो कहानी यह है कि जो रोहेलों के नेता थे हाफिज़ रहमत खां, तो इन्होंने सोचा कि हमारे ऊपर बाहरी आक्रमण होगा तो ये अवध से एक समझौता करते हैं। तो हाफिज़ रहमत खां ने बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर, अब नवाब वजीर से आपको याद आ जाएगा कौन थे, सफदरजंग, तो उन्होंने इनसे संधि की और बदले में 40 लाख रुपए देने की बात कही। तो यानी कि आप हमारी रक्षा करिएगा जब आक्रमण होगा, और बदले में आपको कितना देंगे, 40 लाख रुपए। फिर होता क्या है कि 1773 में मराठों का आक्रमण हो जाता है रोहेलखंड पे। तो इस समय जो अवध के नवाब वजीर होते हैं वो अंग्रेजी सेना की मदद लेते हैं और उनको भगा देते हैं। तो भाई उनकी हो गई मदद, हो गई, बच गए, वो सुरक्षा हो गई। तो उन्होंने फिर रोहेलों से धनराशि मांगी। अब क्या हुआ कि जो रोहेल नेता हाफिज़ रहमत खां थे उन्होंने धनराशि न देने नहीं दिया। इस पर क्या हुआ कि अवध ने, जो अवध के नवाब थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल करके रोहेलों पर आक्रमण कर दिया। भाई आपने संधि का उल्लंघन किया है, तो रोहेलों पर आक्रमण कर दिया। तो एक होता है मीरापुर कटरा का युद्ध 1774 में, तो इसमें हाफिज़ रहमत खां लड़ते हुए मारा गया। बाद में रोहेलों को निर्वासित करके रामपुर का इलाका छोड़ करके जो शेष समस्त क्षेत्र था वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला को दे दिया गया। और यहाँ ध्यान देंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हाफिज़ रहमत खां के मरने के बाद उसके पुत्र फैजुल्ला खां को रामपुर का शासक बना दिया। तो अब धीरे धीरे देखेंगे अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप इन क्षेत्रों में बढ़ता जाएगा। दरअसल ये चैप्टर ही इसलिए दिया गया है कि अंग्रेज़ों के आने के पहले उन राज्यों की क्या स्थिति थी वो यहाँ से पता चल जाती है। आप देखेंगे कि सारे राज्य लगभग पतन की ओर थे, इसीलिए अंग्रेज़ों की सत्ता जो है वो भारत पर काबिज होती चली गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पंजाब का जो सिख राज्य है पंजाब, और मराठा, और एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। तो वो हम लोग, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए हम लोग उसको अगले वीडियो में ले लेंगे, जो कि जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा, जिसको आप पढ़ पाएँ। तो इसको देखने के बाद अपनी बुक में एक बार अंडरलाइन करिए, पढ़िए, और जो प्रैक्टिस सेट है उसको हल करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।